एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो काफ़ी हार्ट पेशेंट्स या उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के दिमाग में आता है, क्या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट्स या हार्ट पेशेंट्स कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं क्या? क्या वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि थोड़ी-सी रिस्की मानी जाती है? जैसे कि स्काई डाइविंग है, बंजी जंपिंग है या पहाड़ पे चढ़ना है या कोई इस तरह की एग्रेसिव स्पोर्ट्स में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं क्या? क्या इसकी कोई स्टडीज़ है जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में कार्डियक पेशेंट्स की सेफ्टी को डॉक्यूमेंट करती है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादातर लोग ये जानते मानते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से पहले से मान के चलते हैं कि भाई हार्ट पेशेंट है तो ये सब नहीं कर पाए, अगर हार्ट पेशेंट है तो उसको ये सब चीज़ों से दूर ही रहना है, क्योंकि ऐसे केसेस में मृत्यु होने का चांस बहुत ज़्यादा है, हार्ट बंद हो जाएगा, लोग मान के चलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या इसकी ऐसी कोई स्टडीज़ है जो फेवर करती है कि हार्ट पेशेंट इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कि नहीं, कब कर सकते हैं, कितनी एग्रेसिव एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और हार्ट अटैक के बाद या हार्ट फेलियर के कितने दिन के बाद कर सकते हैं, इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक अलग वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या क्या टिप्स वो फॉलो कर सकते हैं इस तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए। देखिए, कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स अगर हम करते हैं या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो उस समय बॉडी में हाई एड्रेनलिन रश तो होता है, जिसकी वजह से आपको वो एक्साइटमेंट या वो हाई की फीलिंग आती है जो ज़्यादातर इस तरह के गेम्स में, इस तरह की चीज़ों में लोग एंजॉय करते हैं। यूजुअल लोगों के लिए तो ऑब्वियसली डर सबको लगता है, ऑब्वियसली ये तो फैक्ट है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हर आदमी को डर लगता है, हर आदमी को ऐसा लगता है कि गला सूख जाता है, हर आदमी को ऐसा लगता है कि जान जा सकती है, इस तरह की फीलिंग सब लोग को आती है। लेकिन ये हाई एड्रेनलिन रश जो है कार्डियक पेशेंट्स में कितना सेफ है, ज़्यादातर देखिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वगैरह कहती है कि अगर कोई व्यक्ति लगभग हर हफ्ते 150 मिनट्स ऑफ रेगुलर एक्टिविटी करता है, हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी कर सकता है या कंटिन्यूस एक स्ट्रेच में 75 मिनट्स तक वो रेगुलर एक्टिविटी कर सकता है हाई इंटेंसिटी, तो वो कंपैरेटिवली सेफ माना जाता है इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए परमिट किया जा सकता है। हालांकि देखिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स में करवा के हार्ट पेशेंट्स को कोई ऐसी कोई बड़ी स्टडीज़ नहीं है जिसमें बहुत क्लियर कट डेटा है जो ये कहता है कि इस तरह की एक्टिविटी सेफ है। जो बड़ी स्टडीज़ है भी एडवेंचर स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में कि रेगुलर लोग को हार्ट अटैक आने का चांस कितना है, उसमें भी कार्डियक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में नहीं थे, थोड़े बहुत थे, तो इसलिए हम उसके डेटा को थोड़ा बहुत ही एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको गाइड करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर व्यक्ति में कितना प्रॉब्लम आएगा वो कह पाना मुश्किल है। और एक चीज़ ये भी है कि हम इस तरह की एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा एंडोर्स तो नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का इसको टॉलरेट करने का लेवल कम हुआ, उसको अगर कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो गया, खासकर कोई इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, तो फिर इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उन्हें इस तरह की चीज़ों में गाइड करें। इसीलिए हम इस तरह की एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा एंडोर्स तो नहीं करते। अगर आपको सेफ लगता है और आप ये फिजिकल स्टैमिना है और आप करना चाहते हैं, डेस्परेटली करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर कंपेरेटिवली थोड़ा सा ध्यान एक्स्ट्रा रखें। ज़्यादातर इस तरह की कार्डियोवैस्कुलर इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है हार्ट पेशेंट जिनको बहुत सीवियर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, बहुत सीवियर हार्ट फेलियर है, बहुत इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी है, उन लोग के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा सेफ्टी ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। कुछ स्टडीज़ इसकी हुई है। एक जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में एक स्टडी हुई थी जिसमें लगभग 8.5 लाख लोगों को इन्होंने असेस किया था, 8,49,000 लोगों को असेस किया था स्काई डाइविंग के दौरान, यानी प्लेन से छलांग मारने की जो एक्टिविटी, उस दौरान इन्होंने एनालाइज किया था कि कितने लोग को उसमें से हार्ट अटैक आता है या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होती है या कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स कितने लोग होते हैं। ऑब्वियसली ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एक्टिविटीज़ लगती है, मुझे भी एटलीस्ट लगती है कि अगर आप किसी को प्लेन से कूदने की या स्काई डाइविंग की एक्टिविटी करते हुए देखते हो तो आपको देख के भी डर लगता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में उन्होंने जो स्टडी की थी उसमें 1647 कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स भी इन्वॉल्व किए थे जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ था। और बाद में उन्होंने जो पाया कि कार्डियोवैस्कुलर इवेंट का चांस इसमें बहुत कम था, 0.0054% रिस्क था। और इसमें जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के नॉन पेशेंट्स थे उसमें कोई बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ इंसिडेंस नहीं देखा गया था, लगभग उनमें भी इंसिडेंस बराबर ही पाया गया था। हालांकि देखिए, इसमें 8.5 लाख पेशेंट नॉन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के हैं और सिर्फ 1,500 लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के, तो नंबर्स काफ़ी कम हो जाते, तो आपको बहुत ज़्यादा डेटा को असेस करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये है कि आपको इसमें एक और कैच फैक्टर है कि आपको ये नहीं पता है कि किस पेशेंट को कितनी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है। आप किसी को मान लो कि कहीं 10 साल पहले एक माइनर अटैक आया था, किसको उसको भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ मान सकते हो, और कोई पेशेंट का हार्ट फंक्शन 60 से कम हो के 50% है तो उसको भी हार्ट फेलियर मान सकते हो, अर्ली हार्ट फेलियर मान सकते हो।
वहीं अगर दूसरे पेशेंट का पम्प फंक्शन 20% है तो वो भी हार्ट फेलियर। तो ये दोनों ग्रुप्स को हम कैसे कंपेयर करेंगे, कैटेगराइज कैसे करेंगे, किसी का माइल्ड डिजीज है, किसी का सीवियर डिजीज है, किसी का मॉडरेट डिजीज है, किसी को हार्ट अटैक अभी हुआ था, किसी को 10 साल पहले हुआ था। तो इस डेटा को हम इस स्टडी के बेसिस पे तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सब चीज़ों का अपने पास बहुत डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है। उसी तरह से जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड फिजिकल फिटनेस में लगभग 25,000 लोगों को बंजी जंपिंग करने को, यानी पहाड़ से जो छलांग लगाते हैं रस्सी बांध के, वो एक्टिविटी करवा के देखा गया था, और उसमें लगभग 800 लोगों को नॉन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज था। इसमें भी उन्होंने पाया था कि 0.004% यानी बहुत कम लोगों को कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हुआ था, कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स हुए थे, हार्ट अटैक या हार्ट अरेस्ट या इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिला था। उसी तरह एक और स्टडी है जहां अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में जो पब्लिश हुई थी, जिसमें 16,230 लोगों को पहाड़ चढ़वा के देखा गया था। देखिए, पहाड़ चढ़ना कंपेरेटिवली उतनी ज़्यादा अग्रेसिव एक्टिविटी नहीं, क्योंकि सडन सर्ज ऑफ एड्रेनलिन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना स्काई डाइविंग और बंजी जंपिंग में होता है। क्योंकि स्काई डाइविंग बंजी जंपिंग में तो उस समय बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन सर्ज हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है, तो वो तो डेफिनेटली ज़्यादा एड्रेनलिन सर्ज वाली इशू है। माउंटेन क्लाइंबिंग में यह है कि आप धीरे धीरे करके एक्लिमेटाइज कर सकते हैं, धीरे धीरे करके माउंटेन क्लाइंब कर सकते हैं, उसमें उतना ज़्यादा रश नहीं होगा, तो वो उतना डेंजरस नहीं होगा। 16,230 लोगों में उन्होंने स्टडी किया था, जिसमें 4,800 लोगों को कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम था, और इसमें भी हार्ट प्रॉब्लम्स का चांस 0.035% था, जो कि काफ़ी कम है। तो इसलिए हम मान के चल सकते हैं कि देखिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ रूटीन लोगों के लिए तो बिल्कुल डेंजरस नहीं है। और जो एक हमको डर लगता है कि भाई ऐसा करने से मैं हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है भी तो भी उतना ज़्यादा रिस्क तो नहीं, एटलीस्ट नॉर्मल लोगों में तो मान सकते हैं। हार्ट पेशेंट में भी हमारा ऐसा थॉट प्रोसेस है कि देखिए, जिसको बहुत सीवियर डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा ख़राब उसकी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कंडीशन है, बहुत ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, रीसेंट हार्ट अटैक आया है, बहुत सीवियर हार्ट फेलियर है, वैसे लोग इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। अदरवाइज अगर बहुत स्टेबल पेशेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर स्टैमिना बहुत अच्छा है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, वैसे लोगों में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर करने को बोला जाता है तो। अब ये असेसमेंट करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम के लिए बोला जाता है तो उसमें किन लोगों को ज़्यादा रिस्क हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिकली बहुत अनस्टेबल है, उसको हार्ट मसल की डिजीज़ है, हार्ट के करंट की बार बार डिजीज़ है, जिसमें हार्ट का करंट बार बार अनियमित होता है, सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है, डेंजरस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या अरिथमिया की हिस्ट्री है, जिसको रिसेंटली कोई कार्डियोवैस्कुलर इवेंट हुआ हो, हार्ट फेलियर हुआ हो, हार्ट अटैक हुआ हो, इस तरह के पेशेंट को ज़्यादा रिस्क रहेगा। जिन लोग की उम्र ज़्यादा है, एज को कंपेरेटिवली ज़्यादा रिस्क फैक्टर माना जाता है, जिन लोग की एज 40 से कम है उनको कंपेरेटिवली कम रिस्क होगा, जिनकी 40 से ज़्यादा है रिस्क ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है फिटनेस लेवल, अगर फिटनेस लेवल काफ़ी अच्छी है, रेगुलर बेस पे दौड़ते भागते एक्सरसाइज का काम करते हैं तो उनको रिस्क कम होगा, जिनकी फिटनेस लेवल ख़राब है उनको रिस्क ज़्यादा होगा। ऑल्टीट्यूड क्लाइंबिंग में अगर बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं, जो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, यानी 4,000 मीटर से ऊपर अगर आप क्लाइंब करते हैं तो फिर आपके लिए ज़्यादा डेंजरस होगा, उससे कम में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही टेम्परेचर का भी, अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर में आप बॉडी को एक्सपोज कर रहे हो, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ आपको थोड़ा नलियों के डायलेट या कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन है, जैसे कि जिन लोगों को बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हृदय गति को कम करने के लिए दिया जाता है, वो कई बार आपके कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स को कई बार कुछ हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर किसी को बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया गया है, ये हृदय गति को कम कर सकते हैं, और नॉर्मली इस तरह की एक्टिविटीज़ में हृदय गति बढ़ती है, तो मेडिसिन से भी कई बार फर्क पड़ सकता है कि उनको रिस्क ज़्यादा है। जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिसिन पे, उनको थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहेगा। हालांकि किस इंडिविजुअल मेडिसिन में कितना ज़्यादा रिस्क रहेगा, ऐसी कोई स्टडी नहीं अवेलेबल है। दूसरा एक और चीज़ है कि ऐसे इवेंट्स करने से पहले क्या मेडिसिन बंद कर देनी चाहिए, वैसी भी कोई स्टडी नहीं है। ज़्यादातर तो यही रिकमेंड करेंगे कि जो भी मेडिसिन चल रही है उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए इस तरह की इवेंट से पहले? अगर आप इस तरह की इवेंट के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले प्रॉपर हेल्थ चेकअप कराइए, प्रॉपर कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन कराइए, इको कराइए, ट्रेडमिल कराइए, फिजिकल टेस्टिंग कराइए, कोई रिस्क फैक्टर्स तो नहीं हो रहे हैं, दौड़ने भागने में भी कोई एरिथमिया नहीं हो रहा है, ये सारा एक चीज़ चेक कराइए। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर रिहैबिलिटेशन कराइए। अगर रिसेंटली आपको इस तरह का कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हुआ है जहां आपको उससे रिहैबिलिटेट नहीं हुआ, रिसेंट हार्ट अटैक आया है, हार्ट फेलियर आया, रिसेंट भर्ती करना पड़ा है, तो उससे रिहैबिलिटेशन आपका होना चाहिए। रेगुलर लंबे समय तक आप एक्सरसाइज आपको कराया जाना चाहिए। फिटनेस आ जाए उसके बाद ही आपको कार्डियोवैस्कुलर कोई भी रिस्की इवेंट्स के लिए आपको परमिट करना चाहिए। फिजिकल फिटनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी, आप रेगुलरली दौड़ते भागते हैं या इस तरह का एक्टिविटीज़ अगर करते हैं तो आपको रिस्क कम होगा। तो फिटनेस अच्छी मेंटेन रखिए। अगर आप अनफिट हैं, नहीं दौड़ पा रहे, सांस ज़्यादा फूल रही है, तो फिर आपको वैसे चीज़ में इस तरह की इवेंट्स के लिए नहीं जाना चाहिए।
इसके अलावा अगर आप कोई भी इवेंट कर रहे हैं या पहाड़ पे चढ़ रहे हैं या कोई एग्रेसिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो अक्लीमेटाइज करना बॉडी को अच्छा है कि धीरे धीरे करके अपना एफर्ट टॉलरेंस बढ़ाइए। सीधा आप ऐसा मत करिए कि आप पहाड़ से कूद जाएं या सीधा आप स्काई डाइविंग कर लें। थोड़ा थोड़ा लेवल करके बढ़ाइए, अपना ट्रेनिंग करिए उस चीज़ के लिए कुछ दिनों तक। धीरे धीरे जब आपको लगता है कि आप पूरी तरह से स्टेबल और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो फिर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उसी तरह से अगर कहीं टेम्परेचर ऐसे एक्सट्रीम्स में आप जा रहे हो जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या बहुत कम है, दोनों एंड्स पे अगर आपको जाना है तो धीरे धीरे वहाँ पे भी टेम्परेचर रेगुलेशन को मेंटेन करिए। प्रॉपर गर्म कपड़े या ठंडे कपड़े जो भी है उस हिसाब से लेके जाइए, नहीं तो फिर आपको टेम्परेचर चेंजिंग के हिसाब से दिक्कत होगी। बॉडी को उस तरह से एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर में सडनली एक्सपोज नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए रिहेबिलिटेट करने के लिए। उस तरह की कंडीशंस में एक्लिमेटाइज करने के लिए बॉडी को टाइम देना चाहिए। सडन सर्ज ऑफ टेम्परेचर या सडन सर्ज ऑफ कंडीशंस या सडन चेंज ऑफ एनवायरनमेंट पूरा हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा सा उसको टाइम दे के एडजस्ट करने का मौका दिया जाए तो थोड़ा सेफ ज़्यादा हो जाएगा। एक और डिटेल वीडियो करेंगे जिसमें हार्ट पेशेंट्स के लिए क्या क्या टिप्स हो सकते हैं उस बारे में बात करेंगे। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, आप तुरंत उसे देख सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा डिटेल कंटेंट नहीं देखना चाहते, उनको लगता है शॉर्ट में कोई ब्रीफ समरी हमें बता दे, तो उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट में हम आपको ब्रीफ समरी देते हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं, उनका बेनिफिट ले सकते हैं। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हम इन्हें रील्स के फॉर्म में अपलोड कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, तो आपको इनका बेनिफिट मिल जाएगा। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा कंटेंट ढूंढने में जिन्हें दिक्कत आती है कि भाई हमारे मतलब का कंटेंट कहाँ पे है, उसको कैसे सर्च किया जाए, तो हमने सारे चैनल को प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, सब प्लेलिस्ट बने हुए हैं। जिस तरह के टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है उस स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पे जाइए तो आपको टॉपिक ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा।